मेरे भाई ने हमें टाइम दिया है और सिर्फ हमने बात करनी है आज के ट्रंप के आने के बाद उनको अमेरिका कैसा नज़र आ रहा है नासिर नवीद डोगर साहब को, क्योंकि नासिर भाई जो हैं वो वहाँ पब्लिक डीलिंग करते हैं, अपना बिज़नेस है और क्योंकि आपको पता है कि मैन टू मैन इन्फॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त होती है। एक तो हम पूछेंगे इनसे कि जो अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद क्या बदलाव आ रहा है। नासिर भाई शुक्रिया, आपने टाइम दिया भाईजान। जी वेलकम सर, थैंक यू सो मच। अच्छा ट्रंप ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਟੋਪੀ ਲਈ मैं भी ला देना, मैं ਐਵੇਂ कर ये पीछे चलावांगे आप भी। अच्छा नासिर भाई ये बताएं हाँ कि जी ये जो ट्रंप है हाँ जी ये जनाब बड़ा सुना है कि बड़ा सख्त आदमी है भाई, इसने आते ही एस्टेब्लिशमेंट को भी ललकार दिया है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि अभी पहला सवाल मैं ये करना चाह रहा था जो ज़हन में था, ये तारकीन वतन के हवाले से जो एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं खास तौर पे जो उन्होंने लिए हैं, तो हमारे यहाँ तो बड़े यहाँ पे फरमान जारी होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन कोई नहीं होता। तो आप मुझे वन बाय वन जो बताना चाहें कि जो तारकीन वतन है इस हवाले से उनकी जो क्या पॉलिसी है और उस पर किस तरह अमल दरामद होगा। उसने सर जी 2-3 काम किया मेन। ये जो तारकिन वतन जो होता है इलीगल इमिग्रेंट्स मोस्टली, उनमें ऐसे लोग जिन्होंने कोर्ट में गए, जज के सामने पेश हुए कि हम अमेरिका में रहना चाहते हैं। जज ने सारी उनकी बात सुनने के बाद उनको कहा कि आपके पास जो ग्राउंड्स है ना वो वैलिड नहीं है, इसलिए हम आपको जो रिमूवल प्रोसीडिंग होती है या आपको डिपोर्ट की प्रोसीडिंग होती है उनमें डालते हैं। अभी आपकी सारी अपील, आपकी सारी जो ऑप्शन थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी हैं, आप अभी जाना बनता है यहाँ से। एक तो वो लोग हैं, दूसरे वो लोग हैं जिनके रिकॉर्ड में कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, जिन्होंने कोई क्राइम किया हुआ है, कोई फेलनी की हुई है, कोई मिसडिमीनर है, इस तरह के क्राइम है। ये 2 लोग जो है ना वो टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है अमेरिका के अंदर, उन लोगों के लिए भी खतरा है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना उनको डिपोर्ट कर सकती है। और इसके लिए अभी इन्होंने पिछले कुछ दिनों की बात है कि तकरीबन 1500 से 2000 के करीब इन्होंने लोग ऐसे अरेस्ट भी किए हैं जिनको भी डिपोर्ट किया जाएगा। इसके लिए इनके पास 5 से 6 सिटीज़ ऐसे हैं, उनमें न्यूयॉर्क है, शिकागो है, वाशिंगटन डीसी है, उसके बाद मियामी है और 1 या 2 और सिटीज़ थे जहाँ पे इन्होंने छापे मार के लोगों को अरेस्ट करना था। इनका कहना ये था कि ये ऐसे सिटीज़ हैं, इनको कहा जाता था रेफ्यूज सिटीज़, कि ये ऐसे सिटीज़ हैं जो इलीगल लोगों को पनाह देते हैं। कि लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी पावर पूरे मुल्क में होती है, उसके इख्तियारात पूरे अमेरिका में होते हैं। तो उनका ख्याल है कि अभी ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने जो बंदा हायर किया हुआ है इस्लाम के लिए, वो थोड़ा जिसे पंजाबी में कहते हैं ना डाटा बंदा है, तो वो खुद भी इस तरह पुलिस की सीनियर पोजीशन में रहा हुआ है। तो वो उनको लगता है कि अभी वो लोगों के खिलाफ सख्ती करेंगे और जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको निकालेंगे। लेकिन ट्रंप का दूसरी तरफ ये भी कहना है कि वो लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको इनकरेज करते हैं, जो प्रॉपर चैनल है उसके थ्रू लोग अमेरिका में आए और इस तरह के काम करें और अपने रोजगार के मौके जो है उनसे फायदा उठाएं। नासिर भाई एक और बात भी है ना, मैंने गुज़िश्ता दिन देख रहा था कि वो चर्च के हवाले से बड़ी वीडियो वायरल थी। दोस्तों मैं एक चीज़ बताऊँ कि नासिर नवीद डोगर साहब जो हैं वो सीनियर रिसर्चर भी हैं। तो आप पीएचडी आपने की हुई है माशाल्लाह और अपना बिज़नेस कर रहे हैं। नासिर भाई मैं ये कह रहा था कि ये जो ट्रंप के हवाले से उन्होंने कहा था कि ये जो तारकीन वतन के हवाले से वो कह रहे हैं कि इनको निकालना है, कि ये तो हमारे घरों में भी काम करते हैं, हमारे दफ़ातर में भी काम करते हैं। इसमें जो कैटेगरी वो बता रहे थे कि जी जो लीगली या ये सारे ही हैं कि जो सारे तारकीन वतन जो बाहर से आए हुए हैं, जो अगर छोटा-सा भी गुनाह किया उन्होंने कहा नहीं। ये क्या है पॉलिसी इस हवाले से ज़रा थोड़ा-सा क्लियर करें ना? में 100% अमल दरामद नहीं हो सकता। इनके पास ना इतने बंदे हैं, ना इतने रिसोर्सेज हैं, ना इनके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है ये कर सके। अमेरिका सुपर पावर है, इतने बंदे भी नहीं हैं, रिसोर्सेज भी नहीं। इतने असल में आपने ये पाकिस्तान नहीं है ना, बस हमने वहाँ कर दो। इतने फिर भी कोई ना कोई बात उसी का फॉलो करना। जैसे हमारे यहाँ अफगानियों के हवाले से बड़ी बात होती है ना। वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पे किसी दिन दोबारा मजे का टॉपिक है वो, उस पे बात हो सकती है। इन्होंने जो भी बंदा पकड़ना है उसको जज के सामने पेश करना है। अगर अनटिल अनलेस उस बंदे के पास जज वाली ऑप्शन एग्जॉस्ट हो चुकी है, जो भी बंदा पकड़ेंगे उसको जज के सामने पेश करेंगे। जज भी उसके बारे में बताएगा, हाँ इस बंदे का ये क्राइम है, ये है, ऐसा है, वैसा है, ये हो सकता नहीं हो सकता। उसको प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए भी उसके बाद वो बंदे ने जहाज से भी बना है ना, जहाज की टिकट लगनी है, वो तो भी तेल पैदा है। कितने बंदे हैं, उन बंदों को जज के सामने पेश भी नहीं करते ना, ऐसी बंदों को जहाजों में बिठा बिठा के निकालते जाते हैं, तो फिर भी अरबों डॉलर के पैसे लगेंगे इनका प्रयास। और उसके बाद बंदे सारे निकाल दें, हम भी परदेसी हमें भी निकाल दें, अमेरिका चलेगा कैसे? अमेरिका की फार्म इंडस्ट्री मेजोरिटी जो चंक है ना उधर मुलाजमों का, क्योंकि मेरा जो काम है ना इसका वास्ता पड़ता है फार्म के साथ। हम खेतों में जाते हैं, वहाँ से सामान वगैरह उठाने के लिए, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कैलिफोर्निया में, टेक्सास में, बाकी स्टेटों में जाते हैं। मेजोरिटी जो काम करने वाले होते हैं ना वो लैटिन अमेरिकन होते हैं, ये स्पेनिश स्पीकिंग लोग हैं। कोई ब्राज़ील से है, कोई अर्जेंटीना से है, कोई मेक्सिको से है, कोई इक्वाडोर से है, कोई सल्वाडोर से है, कोई ग्वाटेमाला से है, इस तरह जो नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज हैं।
और वो हार्ड वर्किंग लोग हैं, उनके पास पेपर नहीं है। उसके बाद इनकी जो फार्म है दूसरे, जहाँ गाय भैंसें जो पालते हैं, गाय मोस्टली होती है दूध वाले या बाकी वहाँ चीज़ें, जो वहाँ पे भी जो मेजोरिटी काम ये है, मेजोरिटी रेस्टोरेंट्स के जो बिजनेसेस हैं उसमें जो शेफ है, जो पीछे किचन में काम करता है, जो कबाब बनाता है, जो खाने बनाता है, मोस्टली जो है ना वो इमिग्रेंट्स है। कंस्ट्रक्शन के काम में इमिग्रेंट्स है, यू नेम एनी बिजनेस, ये इमिग्रेंट्स जो है वो हर काम में जान मारते हैं। हम लोग जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो 7 डेज अ वीक काम करते हैं, हमारा कोई संडे सैटरडे नहीं होता, हमारे लिए कोई लॉन्ग डे नहीं होता, क्योंकि हमारे लिए हर डे ही लॉन्ग है। ये हमारा मीन्स के जो भी इमिग्रेंट्स यहाँ पे आते हैं अपनी जिंदगी आजमाने के लिए। उसके बाद मेजोरिटी जो इमिग्रेंट्स होते हैं ना वो यहाँ से बेनिफिट्स नहीं लेते, क्योंकि अगर बेनिफिट्स अगर लेंगे तो फिर हो सकता है कल को आपकी इमिग्रेशन के लिए भी प्रॉब्लम हो जाए। और दूसरा ये भी होता है कि यार अगर मैं बेनिफिट्स के चक्कर में पड़ूंगा तो मैं फिर काम कम करूंगा। तो इमिग्रेंट तो इधर डे टू डे जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आता ना, इमिग्रेंट तो यहाँ पे कहता है अपनी किस्मत बनाने के लिए, अमीर होने के लिए, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए, उसके जो पीछे बहन भाई माँ बाप रिश्तेदार है उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए। तो जो इमिग्रेंट ठीक तरीके से आता है, जो जान मार के काम करना चाहता है, यहाँ पे आप देखेंगे वो बहुत जल्दी तरक्की कर जाते हैं। उसके बाद अगर आप इमिग्रेंट्स को अमेरिका से निकाल देंगे ना तो अमेरिका का चलना नामुमकिन तो नहीं कुछ भी दुनिया में, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे जो चीज $50 की है वो $500 की मिलेगी आपको। वो आपने जो पहले बात की थी कि ये मुश्किल है इनको उस तरह निकालना, या जिस तरह ट्रंप साहब ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए कहा जी कि सारा नु कर दियो भाई, ये इन शॉर्ट ये कि ये इतना आसान नहीं है, ऐसे ही आसान नहीं है, बिल्कुल इतना आसान नहीं है। तो और ये स्टे, ये लोग कोई कानूनी तौर पे स्टे भी ले सकते हैं इस एग्जेक्टिव ऑर्डर के खिलाफ जाना हो, अगर इसके अगेंस्ट जाना हो या आपने कुछ, तो कौन सी कोर्ट है जिसका दरवाजा खटखटा सकते हैं ये लोग? असल में इसमें जो इमिग्रेंट्स होते हैं ना जिन्होंने अपनी, इसमें ये होता है कि आप जब जैसे अमेरिका में आते हैं आप असाइलम अप्लाई कर लेते हैं विद इन अ ईयर। जिन लोगों ने असाइलम अप्लाई की हुई है वो तो अपने जज के सामने जाएंगे, जी हमारा केस सुने, हमारा ये कंसर्न है, हमारे अपनी कंट्री में ये खतरा है, जो भी उनके अपने होंगे, तो उसकी बुनियाद पे जो जज होगा वो उनको डेट दे देगा, या उनका केस सुनेगा, या उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उनको ग्रांट कर देगा असाइलम, या उनको आगे कोर्ट ऑफ अपील होता है उसमें भेज देगा। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया हुआ ऐसा कुछ भी, वो बस ऐसे ही बॉर्डर से क्रॉस किया और आगे काम करना शुरू कर दिया, उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई लीगल एंट्री नहीं है उनकी, कोई उन्होंने अपना आते ही कोई होमवर्क जो पेपर वर्क होता है वो नहीं किया, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। दूसरी इसमें जो मेन बात ये है कि ट्रंप ने कुछ दिन पहले एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया था कि कुछ लोग आते हैं वीजा भी पढ़ाते हैं, या कुछ लोग इलीगल इमिग्रेंट होते हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पैदा हो जाते हैं, खवातीन उम्मीद से होती है जब यहाँ थी तो वो बच्चा होगा वो अमेरिकन सिटीजन नहीं होगा। लेकिन उस कानून को जो एग्जेक्टिव ऑर्डर था उसको काउंटर करने के लिए वो कोर्ट में चैलेंज हो गया, और वो जो प्रेसिडेंट का जो ऑर्डर था वो सस्पेंड हो गया। तो इट मींस कि अगर कोई बच्चा भी पैदा होगा तो वो अमेरिकन सिटीजन ही कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, दूसरा ये जो मेक्सिको के हवाले से भी उन्होंने कहा जी फोर्स लगाएं, और फिर और भी जो आपकी नजर में जो और इसके अलावा एग्जेक्टिव ऑर्डर्स हैं जो अमेरिका के, यानी कि अनाउंस तो हो गए हैं लेकिन वो मुश्किल होंगे करने उस पर अमल करना, कौन से? अच्छा, एक और बात ये है कि एग्जेक्टिव ऑर्डर तो हमारे रिलेटेड तो ये मोस्टली इमिग्रेशन ही होता है, और दूसरा यहाँ की इकोनॉमी, अमेरिका की इकोनॉमी इस वक्त थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। देखना ये है कि अमेरिका से कौन कौन सी कंट्रीज एडवांटेज लेते हैं। सबसे बड़ा जो अमेरिका से एडवांटेज लेते हैं वो चाइना है, इस तरह के बड़े बड़े कंट्री है, यहाँ पे अपना माल बेचते हैं ना। और उस वक्त इस पे अमेरिका का कहना यह है कि यार हमें नुकसान हो रहा है, आप लोग तो पैसे बना रहे हो, आप लोगों की इकोनॉमी बूम कर रही है, बेहतर हो रही है, पैसा बना रहे हो, हमारी जो लोकल इकोनॉमी है वो इस चीज से सफर कर रही है। अभी अमेरिका चाहता है कि उन लोगों के उन कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाया जाए ताकि जो अमेरिकन इकोनॉमी है उसको भी फायदा हो। इसमें एक और सेकंड चीज है, जो नेटो कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज है ना, उन कंट्रीज का जो नेटो की तरफ कंट्रीब्यूशन है ना वो बहुत लिमिटेड है। अमेरिका आज से 100 साल बाद भी कोई ऐसा कंट्री नहीं है दुनिया में जो 100 साल बाद भी अमेरिका की मेन लैंड के ऊपर अटैक कर सके, ना चाइना है, ना रशिया है, ना इवन के। लेकिन वो कहा जाता है कि अमेरिका तो खुद भी कर्जई है, इसने भी बड़े कर्जा लिया हुआ है, ये कहाँ तक वो इकोनॉमी कहते हैं कि इकोनॉमी इनकी आने वाले दिनों में, बल्कि मैंने कई जगह पे देखा कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी हो रहा था अमेरिका की तरफ से कि हमारी इकोनॉमी कहीं गिर ना जाए। तो ये अमेरिका का जो कर्जा है ना वो है $35 ट्रिलियन के करीब है, $35 ट्रिलियन के करीब है मोस्टली। लेकिन अमेरिका की इकोनॉमी का जो हुजूम है वो बहुत बड़ा है, और मोस्टली जो अमेरिका का जो अपना कर्जा है ना वो अपने इंटरनल बैंक से और अपने नेशनल रिजर्व से ही लिया हुआ है। लेकिन वो बिजनेस इनका ज्यादातर डॉक्टर साहब, वो कहा जाता है कि इनके जो फौजी हथियार हैं, यानी कि जो ये इक्विपमेंट जो है, ये ज्यादा दिफा के हवाले से जो सामान बेचते हैं ना, दिफाई सामान, साजो सामान, वो असल में वही अमेरिका को बचाता है, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ा बिजनेस ही उनका ही है। यहाँ की जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है और उसका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है अमेरिका की इकोनॉमी में। लेकिन इसमें एक और भी चीज़ देखने वाली है
कि अमेरिका की इकोनॉमी में 2-3 चीज़ें मेन आई हैं। आईटी का बड़ा रोल है, बहुत बड़ी आईटी की इंडस्ट्री है और उसके बाद ये डिफेंस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बादाम प्रोड्यूस होते हैं वो अमेरिका में होते हैं और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। गोश्त अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे एनिमल्स बहुत ज़्यादा है, गाय का जो चीज़ है वो है, ये गोश्त भी बहुत ज़्यादा दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। तो इस तरह चीज़ें हैं। अभी जो काम हो रहा है ना, जो ट्रम्प कहता है या बाकी जो रिपब्लिकन कहते हैं, व्हिच इज़ गुड फॉर अमेरिका आल्सो, कि यार जो इंडस्ट्री है ना उसको दोबारा अमेरिका में वापस लेके आ जाए। जो अमेरिका का पहले एक सदर था रेगन, उसके ज़माने में इंडस्ट्री ट्रांसफर हो गई थी चाइना में। जो अमेरिका के बड़े-बड़े शेर थे, जो बड़े-बड़े फैक्ट्रियों वाले थे, उसको उसने जो सदर रेगन था उसने उनको मशवरा दिया था कि आप इंडस्ट्री यहाँ से लेके जाएं चाइना, आपको यूनियन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एनवायरनमेंट का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बाकी प्रोटोकॉल जो होते हैं वो भी नहीं होगा। तो आप चाइना जाएं, चाइना में आपको चीप लेबर भी मिल जाएगी, वहाँ पे सामान प्रोड्यूस करें और उसको अमेरिका में शिप कर लें। तो इनिशियली आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा साल 2 साल के लिए, फिर आप जब आपकी एक चेन बन जाएगी तो देन यू वुड बी गुड टू गो। तो अभी इस चीज़ शॉर्ट टर्म तो फायदा हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस चीज़ का नुकसान हुआ था अमेरिकन इकोनॉमी को। अभी ये दोबारा हो सकता है इंडस्ट्री को वापस अमेरिका में लेके